हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ध्रुवा इंग्लिश लर्निंग। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। साहित्य के संबंध में अध्ययन पर एक ऐसे है जिसके ऑथर हमारे लेफ कार्डियो हेयंस। जो लेखक है वो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताते हैं रीडिंग का। कहते हैं कि किसी भी शब्दों को पढ़ना वो रीडिंग नहीं होगा जब तक हम उसके अभिप्राय, उसकी मीनिंग को नहीं समझते। उसके बाद में यहाँ उसने बताया था हमें कि हम जो भी किताब हम पढ़ते हैं, जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो टेक्स्ट केवल अगर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं तो उसका एक्चुअल रीडिंग, उसका जो एक्चुअल मतलब है वो हमको समझ में नहीं आता। इसलिए हम जो भी पढ़े तो उसका मतलब हमको पता आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद बताया था कि हमें केवल मात्र नैरेटिव जो एक्सट्रैक्ट होता है, वर्णनात्मक या कहानी टाइप का जो भी हमारे चैप्टर के अंदर आता है उसको अलग से पढ़ते हैं तो वो भी हमारी रीडिंग में शामिल नहीं होगा। उसके बाद में कल हमने अंत किया था जहाँ पर हमने बताया था कि एक महान जो क्रिटिक होता है, एक ग्रेट क्रिटिक और एक जो कॉमन पर्सन होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ हमने खत्म किया था कल। तो बताया भी गया था कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो एक महान क्रिटिक होता है वो जानता है कि पढ़ा कैसे जाता है, जबकि जो कॉमन मैन होता है, कॉमन पर्सन होता है, वो इस बात का पता नहीं पड़ा पाता कि पढ़ा कैसे जाता है। फिर दूसरी बात उसमें बताई थी कि जो महान क्रिटिक होता है, एक ग्रेट क्रिटिक जो होता है, वो वास्तव में जो कुछ उसने पढ़ा है इस टेक्स्ट के बारे में, उसके बारे में अपना मत, अपनी राय वो दे सकता है। वो बता देता है कि उस विषय वस्तु के बारे में कि मैं क्या जाना इसके बारे में। लेकिन जो एक कॉमन पर्सन होता है वो अपना ओरिजिनल ओपिनियन कभी नहीं दे पाता। वो केवल वही बातें बताता है जो उस किताब में रटंत में है, यानी कि जो किताब में एग्जैक्ट छपी हुई है, केवल उसको रट करके वो बताता है। अपना ओपिनियन वो कभी भी रख नहीं पाता। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नो डाउट you will think that this statement of the case confuses reading with study। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। you will think, आप सोचते होंगे, that कि this statement of the case, कि इस मामले में जो ये स्टेटमेंट छोड़ा गया है, confuses, ये परेशानी में डाल देता है, भ्रमित कर देता है रीडिंग, अध्ययन को, विथ स्टडी, स्टडी के साथ में। यानी कि रीडिंग और जो स्टडी है दोनों, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि रीडिंग क्या होगा, स्टडिंग क्या होगा। हम तो ये भी स्टडी मानेंगे, वो भी रीडिंग, मतलब रीडिंग और स्टडी दोनों ही बात एक जैसी हो गई। फिर तो यू माइट से, आप कहोगे, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस देन वी डू रीड वेरी थोरोली, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, दिस इज ए हार्ड स्टडी। But when we read a story or a poems out of the class of ours, we read for amusement। अब देखिए यहाँ कहते हैं यू फाइंड से, आप कहते हो, आप कहोगे इस बारे में, when we read history, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, और फिलोसॉफी या फिर दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, या फिर साइंस को अगर हम पढ़ते हैं उस समय पर, देन तब वी डू रीड वेरी थोरोली, हम पूर्ण रूप से इसे पढ़ते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। थोरोली का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरे ध्यान से। तो जब हम साइंस को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, तब उस समय पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, उसके सभी अर्थों को पढ़ते हैं, उसके सभी अर्थों का अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं उसे। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो पाठ में आया उस सभी का अभिप्राय समझते हुए पढ़ते हैं। अभी बियरिंग का मतलब अभिप्राय, तात्पर्य। स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट, और इसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। यानी कि हम साइंस को तो एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, जबकि दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसको क्या कहा गया है, एक हार्ड स्टडी कहता है। वो क्या कहता है, दिस इज ए हार्ड स्टडी, ये क्या है, एक हार्ड स्टडी है। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी ऑफ ए और ए पोइम आउट ऑफ द क्लास ओवर्स, लेकिन जब हमें किसी भी पोइम को पढ़ते हैं या किसी भी कहानी को पढ़ते हैं, कब, क्लास ओवर्स, यानी कि कक्षा के समय, यानी कि जब हम कक्षा लेते हैं किसकी, पोइम की या फिर कोई भी स्टोरी की, तब उस समय पर वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, हम केवल किसके लिए पढ़ते हैं, अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट का मतलब केवल और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर बताया गया है कि अम्यूजमेंट और जो स्टडी है वो दो अलग अलग बातें हैं, वो दो अलग अलग बातें हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात में आश्वस्त नहीं हूँ, इस बात में मैं पूर्ण निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यू ऑल थिंक दिस, कि आप सभी ऐसा सोचते हैं। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो युवा लोग होते हैं वो सामान्य तौर पर ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस तथ्य के मद्देनज़र, या यूँ कहूँ कि इस हिसाब से, इस तथ्य के हिसाब से, एवरी बुक वर्थ रीडिंग
कोई भी पढ़ने योग्य जो किताब होती है, एवरी बुक, प्रत्येक किताब वर्थ रीडिंग, पढ़ने के योग्य, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग्य जो भी किताब होती है, प्रत्येक किताब, और टू बी रीड, वो पढ़ी जानी चाहिए, इन प्रीसियसली द सेम वे, ठीक वैसे ही, प्रीसियसली का मतलब हो गया ठीक वैसे ही, द सेम वे, उसी तरीके से, दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड, जैसे कि एक साइंटिफिक बुक को पढ़ा जाता है, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, ना केवल अम्यूजमेंट के लिए, एंड और एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और प्रत्येक पढ़ने योग्य जो किताब होती है, शुड हैव द सेम अमाउंट, शुड हैव, उसके पास होना चाहिए, द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उतनी ही उपयोगिता की चीज़ें, इन इट, उसके अंदर, दैट इज साइंटिफिक बुक है, जितना कि साइंटिफिक बुक के अंदर होती है, दो हालांकि द वैल्यू मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, हालांकि जो दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों की जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, पूर्ण रूप से अलग अलग प्रकार की होती है, फॉर, क्योंकि, आफ्टर, और आखिरकार, ए गुड बुक ऑफ द फिक्शन और रोमांस, आखिरकार जो एक अच्छी किताब होती है फिक्शन की, फिक्शन का मतलब कहानियों वाली, या फिर रोमांस की जो किताब होती है, और पोइट्री या फिर पोइट्री जो किताब होती है, वो भी तो एक साइंटिफिक वर्क है, साइंटिफिक वर्क का मतलब हो गया वो भी तो एक वैज्ञानिक रचना ही है, इट हैज़ बीन कंपोज्ड, ये भी इट हैज़ बीन कंपोज्ड, इसकी रचना की गई है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स, सबसे अच्छे जो सिद्धांत होते हैं, ऑफ मोर देन वन साइंस, एक साइंस के बजाय, एक साइंस में जैसे सिद्धांत होते हैं उससे भी अधिक जो अच्छे सिद्धांत होते हैं वो भी तो इसके उनके अनुसार तो इसकी रचना की जाती है, बट स्पेशली, लेकिन विशेष तौर पर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस, बट स्पेशली, लेकिन विशेष तौर पर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस, महान साइंस के जो सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार, ऑफ लाइफ, जीवन के जो महान साइंस होते हैं, महान जो विज्ञान होते हैं उनके सिद्धांत के अनुसार, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, किसके अनुसार किया जाता है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि मानव प्रकृति के जो ज्ञान है उनके अनुसार ही तो इन चीज़ों की रचना की जाती है। अब कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा, पूरा जो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, लेकिन कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये कहोगे कि हम सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उसने कहा था कि जो क्रिटिक होता है, समालोचक, और जो कॉमन पर्सन होता है, वो दोनों के बीच में भेद बताया था उसने, कि जो क्रिटिक होता है वो तो जो टेक्स्ट में उसने पढ़ा उसके बारे में अपनी राय देगा, उसके बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन जो कॉमन पर्सन होता है वो उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता। अब आप कहोगे इस बारे में कि इसमें तो जो व्यक्ति कुछ नहीं बता पाया तो क्या वो पढ़ा होगा नहीं है, क्या वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहता है कि जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, जब आप फिलोसॉफी को पढ़ते हो, साइंस को पढ़ते हो, तो उस समय पर तो पूरे गहन अध्ययन के साथ में उस सब सारी चीज़ों को पढ़ते हो, लेकिन जब बात आ जाती है साहित्य की, लिटरेचर की जब बात आती है, देखो उसमें तो क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्स। साइंस में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं। फिलोसॉफी में क्या होता है, फैक्ट्स। तो जब फैक्ट्स की बात आती है तब तो तुम पूरे ध्यान से पढ़ते हो, हर चीज़ को बिल्कुल आराम से लेते हो, थिंकिंग उसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हो, उसकी मीनिंग्स को पकड़ते हो, उसकी बियरिंग्स तात्पर्य को पकड़ते हो। लेकिन जब बात आ जाती है किसी पोइम की, किसी कहानी की बात आती है, तब उस समय पर आप केवल इसे अम्यूजमेंट के तौर पर लेते हो। अम्यूजमेंट का मतलब केवल मनोरंजन के तौर पर लेते हो। तो ये कहना चाहता है उधर यहाँ पर कि मैं मानता हूँ कि ये ऐसा कोई हो सकता है, सारे लोग नहीं कहते हो, लेकिन जनरली ये लोग सारी बातें इसी चीज़ को मानते हैं कि कहानियाँ जो होती है केवल अम्यूजमेंट के लिए, पोइम जो होती है अम्यूजमेंट के लिए। लेकिन वो कहता है कि प्रत्येक जो पढ़ने योग्य किताब होती है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, जो प्रत्येक पढ़ने योग्य जो किताब होती है उसको ठीक उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि आप दूसरी किताबों को पढ़ते हो। जैसे आप साइंस को पढ़ते हो, जैसे आप फिलोसॉफी को पढ़ते हो, जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, उसी प्रकार से एक पोइट्री को भी पढ़ा जाना चाहिए, एक फिक्शन की किताब को भी पढ़ा जाना चाहिए। क्यों पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि जो प्रत्येक किताब होती है उसकी उतनी ही उपयोगिता होती है जितनी की साइंटिफिक किताब की होती है। यानी कि जो साइंस की किताब की जितनी उपयोगिता होती है उतनी ही उपयोगिता एक पोइम की होती है, उतनी ही उपयोगिता एक फिक्शन की भी होती है। हालांकि यह है कि दोनों की उपयोगिता अलग अलग प्रकार की होती है। दो द वैल्यू मे बी ए ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, यानी कि हालांकि जो दोनों की उपयोगिता होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। चाहे अपने गुड बुक ले ले, किसकी, फिक्शन की ले ले, या रोमांस की ले ले, या पोइट्री की ले ली, वो भी तो एक साइंटिफिक वर्क है, वो भी तो विद्वानों के द्वारा ही लिखी गई एक रचना है। ये तो नहीं है वो भी वैसे ही लिखा देता है, कोई भी कॉमन मैन लिखता है कि ये किताबें नहीं लिखता, वो भी तो एक साइंटिफिक वर्क है, यानी कि वैज्ञानिक कृति है। आप देखोगे पोइम्स भी ऐसी ऐसी आती है जिनमें साइंस की भी सारी चीज़ें निचोड़ दी जाती हैं, तो क्या वो साइंटिफिक नहीं है? वो भी साइंटिफिक है।
इट हैज़ बिन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स मोर देन ऑफ वन साइंस, यानी कि एक साइंस में जितने प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने सिद्धांत होते हैं, उससे भी ज़्यादा उसमें बेस्ट सिद्धांत होते हैं, बेस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर। चाहे आप जीवन के महान जो विज्ञान है उसकी बात कर लो, चाहे हम ह्यूमन नेचर के नॉलेज के बारे में बात कर ले, दोनों के अनुसार ही यहाँ पर उसने कहा है, चाहे से आप ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, जीवन के जो महान साइंस है, महान जो विज्ञान है उसको ले लो, चाहे ह्यूमन नेचर का नॉलेज को ले लो, दोनों प्रकार के अनुसार भी आप देखोगे कि जो हमारी ये फिक्शन होती है, हमारी जो रोमांस की किताबें होती है, हमारी जो पोइट्री होती है, वो बेस्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्लियर क्या हुआ कि हमें जैसे हमें साइंस की किताब पढ़नी होती है, जैसे हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं फैक्ट्स के अनुसार, तथ्यों के हिसाब पढ़ सोच समझ करके, वैसे ही फिक्शन, पोइट्री, रोमांस जो की किताबें हैं, इनको भी वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए। इनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस होती है, उतनी ही इनकी वैल्यू होती है जितना कि उन किताबों की होती है। हाँ, फ़र्क इतना सा है कि दोनों की वैल्यू अलग अलग तरीके की होती है, ये कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। The thing that a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. The first thing, सबसे पहली बात, which a scholar should bear in mind, जिसे एक पढ़ने वाले व्यक्ति को, स्कॉलर का मतलब क्या हो गया, पढ़ने वाला व्यक्ति, विद्वान नहीं कहेंगे अपने यहाँ पर, अभी पढ़ने वाला व्यक्ति यानी विद्यार्थी मान सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, विच ए स्कॉलर शुड बियर, जिसे एक पढ़ने वाले व्यक्ति को अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो कौन सी बात है, इज़ दैट ए बुक है, कि एक जो किताब है, ought not to be read, उसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। तो एक पढ़ने वाला जो व्यक्ति होती है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपने दिमाग में ये बसा लेना चाहिए कि जो किताब होती है वो केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं होती, केवल मनोरंजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं होती। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, अब जो आधे पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, हाफ एजुकेटेड पर्सन, आधे पढ़े जो व्यक्ति होते हैं, रीड पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, किसके लिए पढ़ते हैं, ये मनोरंजन के लिए। एंड और आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और उन पर इस चीज़ का ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं किया जाता है, उनको इसके लिए एक तरीके से ब्लेम का मतलब उस पर आरोप नहीं लगाया जाता है। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर। अब ये कहना चाहता है कि वास्तव में आधे पढ़े जो लोग होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए इन किताबों को पढ़ते हैं, और इस बात का ब्लेम उन पर लगाया भी नहीं जाता है। क्यों? रीज़न है इसका कि दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़, उसके अंदर जो सबसे गहरी जो क्वालिटीज़ होती है, किसके अंदर, दैट बिलोंग टू रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान साहित्य की किताब के अंदर होती है। वास्तव में जो एक महान साहित्य की किताब होती है उसके अंदर जो उसकी सबसे गहरी क्वालिटीज़ जो होती है, उसकी गहरी जो विशेषताएं होती हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने में अनेबल होते हैं। अप्रिशिएट करने में इनकेपेबल समर्थ नहीं हो पाते। अप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, यानी कि वो लोग जो होते हैं जो आधे पढ़ते हैं किताबों को, या यूँ कह सकते हैं कि जो लोग अम्यूजमेंट के लिए किताबों को पढ़ते हैं, वो लोग जो साहित्य जो होता है उसके महान गुण जो होते हैं उनको अप्रिशिएट, उनकी सराहना करने में सक्षम नहीं हो पाते। वो जानते ही नहीं है, वो गुणों को पहचान ही नहीं पाते कि साहित्य में कौन सा गुण है। बट ए यंग मैन, लेकिन एक युवा व्यक्ति हु हैज़ पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, never to read for mere amusement, and once the habit of discipline has been formed, he will find it impossible to read for mere amusement। अब देखो एक अच्छी बात बताइए यहाँ पर, अभी तो आधे पढ़े हुए व्यक्ति की बात बताई, अब बात उसकी बताई जा रही है कि जो व्यक्ति अभी अभी उसने पास किया है, ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, हु हैज़ पास्ड, जिसने अभी पास किया है, थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग यानी कि विश्वविद्यालय का प्रशिक्षण का जो कोर्स होता है उसके जरिए उसने अभी पास किया है, उस व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति की बात हो रही है, जिसने विश्वविद्यालय का जो प्रशिक्षण का कोर्स है उसको पास किया है, उस व्यक्ति को शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, अपने आप को किसमें रखना चाहिए, डिसिप्लिन, अनुशासन में रखना चाहिए। एट अर्ली डे, प्रारंभ से ही, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, उसे कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या, नेवर टू रीड, उसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। कि जो व्यक्ति, कौन से व्यक्ति की बात हो रही है, जिसने
यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको पास किया है, पहली बात तो उसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, अपने आप को अनुशासित रखना चाहिए प्रारंभ से ही, एट द अर्ली डे, प्रारंभ से उसे अनुशासित में रखना चाहिए। और उस व्यक्ति को कभी भी केवल अम्यूजमेंट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर एक बार एंड वंस अगेन वंस अगर एक बार द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, अगर एक बार अनुशासन की जो आदत है अगर वो उसके अंदर बन जाती है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, अगर अनुशासन की आदत उसके अंदर आ जाती है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो फिर उसके लिए असंभव हो जाएगा टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना, तो फिर उसके बाद में केवल मनोरंजन के लिए किताबों को पढ़ना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो कभी भी मनोरंजन के लिए किताबों को नहीं पढ़ेगा अगर उसके अंदर डिसिप्लिन की आदत जो है उसका विकास हो जाए तो। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food। और फिर क्या होगा, अगर वो व्यक्ति डिसिप्लिन में आ गया और मनोरंजन के तौर पर किताबों को नहीं पढ़ेगा तो वो व्यक्ति ही विल डैन इम्पैशेंटली हो गया व्याग्रतापूर्वक, तो वो जो व्यक्ति होगा वो व्याग्रतापूर्वक थ्रोन डाउन, वो फेंक देगा किसको, एनी बुक, किसी भी किताब को, फ्रॉम विच, जिनमें से ही कैन नॉट ऑब्टेन, वो प्राप्त नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब होता है बौद्धिक भोजन, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक है और फूड का मतलब भोजन। अब बौद्धिक भोजन का मतलब क्या है, ऐसा भोजन जो बुद्धि को बढ़ाए, इसका मतलब नॉलेज, क्या हो गया इसका मतलब नॉलेज, तो बौद्धिक भोजन कौन है उसका नॉलेज। तो क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति जो डिसिप्लिन में हो जाएगा, मनोरंजन के लिए किताबों को नहीं पढ़ेगा, वो व्यक्ति जो होगा वो व्याग्रतापूर्वक ऐसी किताबों को फेंक देगा जिनसे उसे नॉलेज नहीं मिल सकता, ऐसी किताबों को पढ़ेगा ही नहीं, वो फेंक देगा उन किताबों को जिनसे उसको नॉलेज नहीं मिलेगी। एनी बुक, कोई सी भी किताब, विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड हिज इंटेलेक्ट, और दूसरी ऐसी किताबें उनको भी फेंक देगा जिन किताबों को डज नॉट मेक एन अपील टू हायर इमोशन, जो उसके हायर इमोशन का मतलब उसकी उच्च जो भावनाएं हैं उनको नहीं बढ़ाती हो, एंड टू हिज इंटेलेक्ट का मतलब उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको नहीं बढ़ाती हो, उसके लिए अपील नहीं करती हो, उन किताबों को भी वो फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ऑफियम स्मोकिंग। लेकिन अब दूसरी तरफ बात की जा रही है उन लोगों की जो केवल अम्यूजमेंट के लिए किताबों को पढ़ते हैं। अभी तो हमने किसके बारे में बात की कि जो व्यक्ति केवल अध्ययन करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए किताबों को पढ़ते हैं, उस व्यक्ति की बात की है। अब केवल उनकी बात कर रहे हैं जो व्यक्ति जिसके पास में हैबिट है किस चीज़ की, पढ़ने की, किसके लिए, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है, बिकम्स वो बन जाती है विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को, एग्जैक्टली द सेम काइंड, ठीक उसी प्रकार से कर देती है, ऑफ हैबिट ठीक उसी प्रकार की आदत में डाल देती है, एज वाइन ड्रिंकिंग जैसा कि शराब को पीना, और अफीम स्मोकिंग या फिर अफीम का स्मोकिंग करना, अफीम का धूम्रपान करना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरी आदत है, कौन सी हो गई दूसरी आदत हमारे पास में, कि जो मनोरंजन के लिए किताबों को पढ़ना है ये हजारों लोगों को ठीक उसी प्रकार की बना देती है, उसी प्रकार की आदत में डाल देती है जैसे कि जो कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता हो या फिर अफीम का सेवन करता हो, यानी कि एक तरीके से नशा करने वाली चीज़ों की श्रेणी में उसको डाल देती है। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, ये किसकी तरह है, एक नारकोटिक की तरह है। नारकोटिक का मतलब है नशे वाली जो दवाई होती है उसकी तरह है, यानी कि नशेड़ी की तरह हो जाती है। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, एक नारकोटिक की तरह यानी कि नशे की जो दवा होती है उसकी तरह होती है। समथिंग कुछ चीज़ें दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जो समय को गुजारने में मदद करती है। ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो समय को गुजारने में मदद करती है। समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें दैट कीप अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जो हमेशा हमको सपने दिखाती रहती है। तो समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें दैट कीप्स अस, जो हमें रखती है ए परपेचुअल कंडीशन, परपेचुअल का मतलब होगा स्थायी, और कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, ऑफ ड्रीमिंग का मतलब सपने दिखाने, यानी कि हमेशा हम उनको सपने दिखाते रहती है, कुछ ऐसी स्थितियाँ। समथिंग कुछ ऐसी चीज़ें दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेस्ट्रॉइंग, जो आखिरकार, इवेंचुअली का मतलब क्या हो गया, आखिरकार, जो आखिरकार
रिजल्ट्स परिणाम दे देती है इन डेस्ट्रॉइंग का मतलब नष्ट कर देती है ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, विचार यानी कि सोचने की जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देती है। एंड गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, और केवल हमारे जो दिमाग का सरफेस पार्ट होता है, सरफेस पार्ट का मतलब सतही जो हिस्सा होता है उस पर ये एक्सरसाइज वो करती है। गिविंग एक्सरसाइज, और यानी कि एक्सरसाइज डालती है ओनली द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, यानी कि जो दिमाग का जो सतही स्तर होता है, सतही सतह यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है केवल उस पर ही प्रभाव डालती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स, और लिविंग का मतलब छोड़ देती है किसको, द डीपर स्प्रिंग का मतलब गहरे जो स्रोत होते हैं ऑफ फीलिंग का मतलब भावनाओं के, तो भावनाओं के जो गहरे स्रोत होते हैं उनको ये छोड़ देती है। हायर फैकल्टीज, उच्च क्षमताओं को छोड़ देती है। और परसेप्शन का मतलब समझ, तो समझ की जो उच्च क्षमताएं होती है उनको ये छोड़ देती है। अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड कर लेना इसको ना, अनएम्प्लॉयड यानी कि बिना काम में लिए हुए। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ऐसे लोग जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, तो अम्यूजमेंट को पढ़ने वाली जो आदत है वो हजारों लोगों को ठीक उसी प्रकार से बना देती है, उसी प्रकार की आदत में डाल देती है जैसे कि शराब को पीने जैसी या फिर अफीम का सेवन करने जैसी। इसके अलावा ये एक तरीके की आदत कैसी है, नारकोटिक है। नारकोटिक का मतलब नशेड़ी की जैसी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें समय को गुजारने में काम आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सपने दिखाती रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका परिणाम हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती है दैट एंड इवेंचुअली आर रिजल्ट, जो आखिरकार परिणाम में बदल देती है, हमारी सारे सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। और क्या करती है, वो हमारे केवल मन के अंदर, हमारा जो दिमाग है उसके सतही स्तर पर ही अपना प्रभाव डालती है, अंदर हमारे दिमाग की शक्ति को नष्ट कर देती है। और क्या करती है, लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स का मतलब जो गहरे स्रोत है उनको छोड़ देती है। ऑफ लिविंग फीलिंग का मतलब भावनाओं का, तो भावनाओं के जो गहरे स्रोत है उनको छोड़ देती है, वो उनको काम में नहीं लेती। या फिर हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शंस, समझ की जो उच्च क्षमताएं हैं उनको ये छोड़ डालती है। अनएम्प्लॉयड का मतलब बिना किसी काम में लिए हुए, तो काम में आए बिना ही ये सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लेखक है वो हमें बताता है कि हमें कोई भी जो किताब है उसको मनोरंजन के तौर पर तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मनोरंजन के तौर पर पढ़ेंगे तो एक तरीके से हम किसके जैसा हो जाएंगे, वाइन ड्रिंकिंग का मतलब शराब के सेवन करने जैसा, या फिर ओपियम स्मोकिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम किसी अफीम का सेवन कर रहे हो।